और किए जाएं। सवाल देखो, सवाल ये है कि मान लो एक धागे से एक बॉडी लटका हुआ है m मास का। एक धागे से एक बॉडी लटका हुआ है बेटा m मास का, ठीक है। अब सोचो, एक बॉडी को हमने यहां से रिलीज किया, एक बॉडी को यहां से ऐसे फेंका बेटा, ये बॉडी यहां से 60 डिग्री एंगल पे, चलो 53 डिग्री मान लेते हैं, 53 डिग्री एंगल पे यहां से ऐसे आके हिट किया। समझा सवाल को? ये भी हमारा मास m है, ये भी हमारा मास m है, दोनों मास बराबर है। सवाल कहता है इफ द इसको a मान लो, इसको b मान लो। इफ द मास b रस्सी की लंबाई 50 सेंटीमीटर डिस्प्लेसेस अप टू कितना डिस्प्लेस किया? अप टू मान लो बेटा 60 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, है ना। तो कहता है फाइंड इनिशियल स्पीड ऑफ ए, ठीक है। ई का वैल्यू 0.5 दिया हुआ है, ठीक है बच्चा। चलो ट्राई करो, ई का वैल्यू 0.5 है, ट्राई करो क्वेश्चन। टेस्ट कल है, टेस्ट में मोमेंटम कंजर्वेशन तक आएगा क्वेश्चन, उसके आगे नहीं आएगा। सिक्सटी डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू वर्टिकल। mg मानना है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। हाँ टेस्ट परसों है, संडे को टेस्ट है। नहीं आएगा, कोलिजन टॉपिक नहीं आएगा। अब क्वेश्चन बनाओ। मोमेंटम कंजर्वेशन तक ही आएगा बस, मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी के साथ एनालिसिस, इंपल्स के जस्ट पहले पहले तक। रजत रेस्ट करो, रेस्ट ही इसका इलाज है।
चलो अब देखो मैं करता हूं। देखो बच्चा, मान लिया मैंने कि इसकी स्पीड u है, इसकी स्पीड u मान लिया, ठीक है। अब देखो बच्चा सॉल्यूशन, ध्यान देना। जिस समय ये बॉडी इससे टकराया, जिस समय ये बॉडी इससे टकराया, है ना, तो ये डायग्राम मैंने बनाया, ये डायग्राम मैंने बनाया जस्ट बिफोर कॉलिजन, कॉलिजन के जस्ट पहले, ठीक है। अब देखो, अब मैंने फिर से डायग्राम बनाया, फिर से डायग्राम बनाया, ठीक है। ये लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ कॉलिजन, और ये कहा जस्ट आफ्टर कॉलिजन। तो देख के बताओ बच्चा, मुझे देख के बताओ, कॉलिजन के पहले इसकी कितनी वेलोसिटी है? बोलो बोलो, कॉलिजन के पहले इसकी कितनी वेलोसिटी है? 0। बिल्कुल सही बात, इसकी वेलोसिटी है 0, मतलब ये रेस्ट में है। और इसकी वेलोसिटी ऐसे है, ऐसे हमारी है u। बोलो बच्चा, इसकी वेलोसिटी ऐसे हमारी है u, ठीक है। अब बोलो, वेलोसिटी लाइन ऑफ इंपैक्ट के डायरेक्शन में है या नहीं? बोलो, है। इसका मतलब रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, कॉलिजन के तुरंत बाद, बोलो बेटा, इस वाले बॉडी को कैसे फोर्स मिलेगा? इस बॉडी को फोर्स कैसे मिलेगा? इस लाइन पे, अगर इस लाइन पे फोर्स मिलेगा बेटा, इसका मतलब या तो स्पीड घटेगी या तो स्पीड बढ़ेगी, दो ही बात होगी बेटा। या तो स्पीड घट जाएगी या तो बढ़ जाएगी। क्या लगता है तुम्हें, उसकी स्पीड घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी, बिल्कुल सही बात, स्पीड घटेगी बच्चा। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी मैंने मान लिया कि ऐसे हो गई, इसकी वेलोसिटी ऐसे हो गई v1, इसकी वेलोसिटी ऐसे मान ली v1। अब बताओ, जब ये इसको टक्कर मारेगा तो इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में आएगा? इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में आएगा? जल्दी बोलो, इस डायरेक्शन में आएगा। क्या इसकी हम वेलोसिटी ऐसे माने? ऐसे माने बेटा v2? बोलो, ऐसे v2 मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग है ना बच्चा। बोल, क्या स्ट्रिंग उसको ऐसे मूव करने देगा? नहीं मूव करने देगा ना बेटा। तो ये हमारा गलत हो गया बेटा। कैसे मूव करेगा? बोलो, ये ऐसे मूव करेगा, है ना, विथ वेलोसिटी v2, ठीक है। क्यों ऐसा होगा बोलो? तो कहोगे देखो, इसके ऊपर एक तो इंपल्सिव फोर्स लगेगा इसकी वजह से, ऐसे, है ना बेटा, और एक रस्सी का भी इंपल्सिव फोर्स ऐसे लगेगा, है ना बच्चा। इसका इंपल्सिव फोर्स ऐसे लगेगा और रस्सी का इंपल्सिव फोर्स ऐसे लगेगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल में आएगा, तो ये आगे ही जाएगा बच्चा। बोलो, ये बात समझ में आई सबको? ये बात समझ में आई बच्चा? तो अब बताओ, इस वेलोसिटी को रिजॉल्व करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो बच्चा, करना चाहिए ना, क्योंकि लाइन ऑफ इंपैक्ट पे नहीं है, तो इसकी वेलोसिटी को तोड़ना पड़ेगा। तो इधर वेलोसिटी क्या लिखोगे? लिखोगे v2, v2, ये एंगल कितना हो जाएगा? वर्टिकल से एंगल था बेटा ये 53, तो ये हो जाएगा 37। बोलो, होगा? ये एंगल हो जाएगा 37, क्योंकि ये एंगल हमारा कितना था? 53 था। बोलो बच्चा, ठीक है? ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन यूज करो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन यूज करो। तो क्या लिखोगे? E इज इक्वल टू 0.5 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दूर जाने की वेलोसिटी कितना बोलेगा? v2 cos 37, v2 cos 37 माइनस v1 डिवाइडेड बाय पास आने की वेलोसिटी, ये u हो गई। बोलो बच्चा, ठीक है। तो ये कितना हो गया? ये हो गया हमारा 4, ये हो गया बेटा 4 v1 v2, 4 v2 माइनस 5 v1 डिवाइड बाई 5u होगा बच्चा, ठीक है। अब इसको यहां ले आओ,
तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8v2 माइनस 10v1 इक्वल टू 25u। बोलो बच्चा, नहीं 10u ना, इक्वल टू 5u होगा बच्चा। इक्वेशन नंबर 1, बोलो बच्चा, ठीक है, यहां तक बात समझ में आया। और बताओ, अब मैं कहना चाहता हूं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बोलो बच्चा, मोमेंटम कंजर्व करना चाहो तो पहले क्या चेक करोगे, क्या चेक करोगे कि किस डायरेक्शन में इंपल्सिव फोर्स आया, है ना बेटा। तो अब बताओ, इस पूरे सिस्टम की अगर बात करें, इस पूरे सिस्टम की अगर बात करो बेटा, है ना, तो इस पूरे सिस्टम पे इंपल्सिव फोर्स रस्सी के वजह से ऐसे आया ना बेटा। बोलो, इंपल्स ऑफ टेंशन। बोलो बच्चा, आया, ठीक है। तो इंपल्स ऑफ टेंशन कैसा आया, वर्टिकल, है ना बेटा। तो किस डायरेक्शन में इंपल्सिव फोर्स नहीं है, बोलो बच्चा, किस डायरेक्शन में इंपल्सिव फोर्स नहीं है, बोलो बोलो, हॉरिजॉन्टल। तो मोमेंटम कैसे कंजर्व करोगे, मोमेंटम कैसे कंजर्व करोगे, तो कहोगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करेंगे बेटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करेंगे, है ना। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पहले कितना मोमेंटम, तो देखो बच्चा, इसका इधर वाला कंपोनेंट करो, तो क्या लिखोगे, m इंटू यू कॉस 37, ये एंगल हमारा 53, तो ये एंगल 37 होगा। तो u cos 37 बाद में कितना हो गया, बाद में इसकी v1 की वेलोसिटी का भी कंपोनेंट करो, तो होगा m v1 cos 37, है ना बेटा, और प्लस इसका वेलोसिटी प्लस प्लस m v2। बोलो बेटा, होगा, बोलो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर लिया। अब देखो बेटा, सबका m कट गया, सबका m कट गया, तो कितना आया, 4v1 प्लस 5v2 इक्वल टू 4u, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बच्चा। ये होगा ना 4/5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ऐसा आ गया, ठीक है बच्चा, ठीक है। अब आगे देखो, आगे देखो बच्चा, इस एक नंबर को और 2 नंबर को सॉल्व किया जाए, है ना। तो बताओ मुझे क्या निकालना चाहिए, मुझे v1 निकालना चाहिए कि v2 निकालना चाहिए, बोलो बेटा। क्वेश्चन किसके बॉडी बारे में था, ए के बारे में था कि बी के बारे में था, क्वेश्चन के रिजल्ट के बारे में किसके लिए है, फाइनल रिजल्ट किसके बारे में था, ए के बारे में या बी के बारे में, बोलो। सारे बच्चे ए लिख रहे हैं बेटा, लेकिन बी के बारे में था ना रे। सवाल में क्या कहा था कि इसके बाद ये वाला गया ना बेटा 60 डिग्री एंगल, बोलो, ये वाला मास ने गया था बेटा 60 डिग्री एंगल, इसका मतलब बी के बारे में है, इसका मतलब v2 सॉल्व करना चाहिए। हालांकि v1 v2 तुम दोनों सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फायदा नहीं है, v2 सॉल्व करो, ठीक है बच्चा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 एक नंबर और 2 नंबर को इस्तेमाल करो, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, मुझे क्या निकालना है, v2 ना बच्चा, v1 मुझे कैंसिल करना है, तो क्या करो, फर्स्ट को मल्टीप्लाई करो 4 से, फर्स्ट को मल्टीप्लाई करो 4 से, है ना, और सेकंड को मल्टीप्लाई करो, सेकंड को मल्टीप्लाई करो 10 से, और ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा बेटा 40, ये हो जाएगा बेटा हमारा 40, है ना, फर्स्ट इंटू 4, ठीक है बच्चा। ये हो जाएगा हमारा 40 और ये भी हो जाएगा 40, है ना बेटा। तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा हमारा, ये हो गया बेटा फर्स्ट इंटू 4 32v2, ये हो गया 32v2 माइनस, और यहां ऐड हुआ बेटा प्लस 50v2 इक्वल टू, यहां मल्टीप्लाई हुआ था 10 4 से, यहां से मल्टीप्लाई हुआ था 4 से, तो हो गया 20, और प्लस यहां मल्टीप्लाई हुआ 10 से 40 इंटू यू, इसका मतलब v2 इक्वल टू 60/82u, इसका मतलब 30/41u। बोलो बच्चा, समझ में आया। अभी हमारा क्या निकल के आया, v2 निकल के आया, अभी हमको बेटा v2 निकल के आया, किसके टर्म में, u के टर्म में, है ना बच्चा।
अब क्वेश्चन क्या कहा तुमसे? क्वेश्चन ये कहा है बच्चा कि ये वाला मास 2 सेकंड वाला मास ये कहां तक जा सकता है? तो कहा ये एंगल 60 डिग्री तक गया बच्चा। बोलो, ये एंगल 60 डिग्री तक गया ना, यहां तक आ पाया अभी, इसके आगे नहीं आ पाया। बोलो बेटा, ठीक है। ये लंबाई L मान लो, ठीक है। तो यहां से यहां जा पाया, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो गई? ये अगर L, तो ये L cos 60 L/2, ये भी हो गया बेटा L/2, है ना। ये मास कितना ऊपर गया? L/2 गया 25 सेंटीमीटर। अब लगा दो वर्क एनर्जी थ्योरम। अब लगा दो वर्क एनर्जी थ्योरम, तो क्या कहोगे? हाफ इंटू एम इंटू V2 स्क्वायर, हाफ इंटू एम इंटू V2 स्क्वायर। और कहां तक गया वो? mg इंटू एच तक गया। बोलो बच्चा, ठीक है ना। तो हमारा m कट गया हमारा, तो क्या हो गया? हाफ इंटू V2 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर पुट करो, ये हो गया 900/41 का स्क्वायर। कितना होता है जी? 41 का स्क्वायर 1681 होगा ना बेटा, 1681 इंटू U² बराबर जी हो गया H, और ये हो गया 25 सेंटीमीटर, तो 0.25। तो बोल बच्चा, यू निकल गया, यू निकल गया। इक्वेशन नंबर 2 में साइन होगा। इक्वेशन नंबर 2 में साइन क्यों आएगा? जब ये एंगल लेंगे तब ना साइन आएगा। बोल, ये एंगल लेंगे तो साइन आएगा। साइन 53 और cos 37 दोनों बराबर ही होता है बच्चा। इंपल्सिव फोर्स का वर्णन होगा क्यों नहीं? बिल्कुल होगा। चिन्मय बोलो। सर बोल दिया था मैंने। आगे समझ में? यस सर। ओके रियान। की बेगाना गाड़ी और दारू ने सड़क की तरीके से प्यार दिखाने का जेब में न। सिरसत तुम बोलो। सिरसत। सिद्धार्थ। सर मैं ये पूछ रहा था सर, इस क्वेश्चन में सर जो फोर्स आके सर मास ए ने लगाया होगा सर, उसका वर्क डन काउंट नहीं होगा डब्ल्यूईटी में? फिर से बोलना। सर जो मास ए ने फोर्स लगाया होगा बी पे आके, और सर जो सर उस वाले फोर्स का वर्क वो डन। कॉलिजन के बाद की बात हुई ना। ओके सर। वर्क एनर्जी थ्योरम जो लगाया है मैंने, वो टक्कर के बाद लगाया है। ओके सर। ठीक है। यस सर। कॉलिजन के समय तो एनर्जी कंजर्व बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इलास्टिक कॉलिजन है, एनर्जी लॉस हुआ होगा पक्का। अप्रॉक्स 3 आ रहा है आंसर। गुड। एलओसी के में मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते ना बेटा अभी, क्योंकि एलओसी हमारा इंक्लाइंड है, और इंपल्स ऑफ टेंशन लग रहा है ऊपर ना बेटा। टेंशन का इंपल्स ऊपर लग रहा है। प्राची। हेलो सर, मीटिंग लॉक है क्या? मीटिंग लॉक तो नहीं है, तो मीटिंग में अगर हो इसका मतलब लॉक नहीं है। बोलो क्यों? सर एक्चुअली नेटवर्क खराब था तो एक बार रिज्वाइन करना था। तो कर लो, नहीं मीटिंग कर लो, ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सर थैंक यू सर। ओके। हाउ वेलोसिटी इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? अरे भाई खुद भी कॉमन सेंस लगाओ। जब रस्सी से ऐसा लटका है, तुम तिरछा कैसे भी इसको हिट करो, ये हॉरिजॉन्टली जाएगा ना बच्चा। बोलो तो, इतना कॉमन सेंस नहीं है तुम लोग को? गधा। हाइट कैसे आया, विड्थ कैसे आया, बेवकूफ। इरेज कर रहा हूं नोट को फटाफट, खुद भी दिमाग लगाओ। आलोक शुक्ला बोलो। चला गया। ओह, गलती से लोअर हैंड हो गया।
बोलो आलोक शुक्ला। ये आलोक शुक्ला सर दो नाम से क्यों? हाँ बोलो। सर एक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सर नहीं समझ आया। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस डायरेक्शन में करेंगे? सर जिस डायरेक्शन में इम्पल्सिव फोर्स नहीं होगा। इस डायरेक्शन में इंपल्सिव फोर्स नहीं होगा। इंपल्सिव फोर्स कहाँ से आ रही है सिस्टम में? सर एक तो स्ट्रिंग की वजह से आ रही है और एक सर वो कोलिजन की वजह से आ रही है नॉर्मल इम्पल्सिव फोर्स। कॉलिजन की वजह से जो है बच्चा, वो तो इंटरनल है जी। सिस्टम के लिए कॉलिजन वाला तो इंटरनल है ना। मैंने पूछा एक्सटर्नल, ओनली एक्सटर्नल। बोलो। अब बोलेगा ही नहीं, चला गया। ओनली एक्सटर्नल सिर्फ टेंशन का इंपल्स है, और टेंशन वर्टिकल है। तो इंपल्सिव फोर्स के बचने का एक ही तरीका है कि हॉरिजॉन्टल में निकल जाओ। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, ये एक वेज मान लो। ये वेज हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, और हॉरिजॉन्टल सरफेस स्मूथ सरफेस है। ठीक है बच्चा, 10 किलोग्राम का है ये, और ये एंगल हमारी 37 डिग्री है ना। और यहां से ऊपर से 5 मीटर ऊंचा से एक बॉल आगे गिरा। ये बॉल का मास है बेटा, ये बॉल का मास है 5 किलोग्राम। ठीक है ना। तो देखो बच्चा, कहता है इन इलास्टिक कोलिजन दे कोलाइड, ये कोलाइड किया। ठीक है। कहता है फाइंड स्पीड्स ऑफ masses just आफ्टर इम्पैक्ट, कोलिजन के जस्ट पहले। चलो बनाओ। मैं समझाया कि जो पढ़ा रहा हूं वही सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन नहीं, एक बच्चे को गाना गाना है और इसको फालतू बात पूछना है कि पेन बनाया है कि क्या बनाया है। बाहर जाओ, लाख सिखाओ तुम लोग को, सीखते कुछ नहीं हो। कोई भी फालतू बात करके बाहर निकालूंगा सबको आज। रोज का ही नौटंकी, अभी क्या हुआ है, उसे क्या हुआ है, इसमें प्रॉब्लम है, उसमें प्रॉब्लम है। रहो बाहर तुम लोग, प्रॉब्लम ही है तो प्रॉब्लम में जियो तुम लोग। पांच मीटर की ऊंचाई से गिरा है, स्पीड चाहिए तुमको। कोई फिक्स नहीं है, कोई बॉडी फिक्स नहीं है बच्चा। बनाओ। बहुत दिन तुम लोगों से प्यार से पेश आया बच्चा, लेकिन नहीं, अब मुझे स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। तुम लोग का फोकस बहुत ही खराब है, इसलिए इंप्रूवमेंट नहीं हो पाता है बहुत बच्चों को। तो फोकस खराब होगा तो इंप्रूवमेंट कैसे होगा? जो क्लास में चल रहा है उसके अलावा कुछ भी और लिखोगे ग्रुप से बाहर निकाल दूंगा बच्चा, जान लो बात। और कुछ भी नहीं।
मेरा मूड ऐसा क्यों है, तुम लोग ऐसा क्यों हो, ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है बच्चा। सिर्फ पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई बस। हाँ एकलव्य नाथ आगे बढ़ो। दोनों की निकालनी है स्पीड। चेक करो अपना कैलकुलेशंस। गेस करो, जैसे सिखाया था लाइन ऑफ इम्पैक्ट ड्रॉ करना होता है, उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है लाइन। सार्थक इनकम्प्लीट है, कंप्लीट करो। सोनी चेक करो अपना कैलकुलेशंस। लक्ष्य तुम्हारा काम इनकम्प्लीट है, पूरा करो। मुकेश गलत है, सार्थक गलत। चलो देखो मैं करता हूं। चैट बंद करो, चैट बंद करो बच्चों, स्टॉप राइटिंग। साथ साथ क्वेश्चन को समझो, एक एक स्टेप को गौर से देखो, एक एक स्टेप को गौर से देखो। आगे कुछ मत सोचो, पीछे का मत सोचो, कुछ भी। जितना मैं पूछूंगा उतने ही जवाब दो, देन ओनली तुम सही कर पाओगे, सीख पाओगे। चलो देखो बच्चा, सवाल का यहां से हमने बॉडी को गिराया, तो देख बच्चा, अगर कहा जाए जस्ट बिफोर इम्पैक्ट, कॉलिजन से जस्ट पहले, तो यहां पहुंचेगा ये। जब यहां पहुंचेगा तो यहां पहुंचते ही इसकी स्पीड मैंने मान ली u, इसकी स्पीड मैंने मान ली u। तो अब देखो क्या लिखोगे, हाफ mu स्क्वायर क्या हुआ, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, है ना बच्चा। अब देखो यहां से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ, mg इंटू 5, m कैंसिल, u इक्वल टू कितना आ गया, u आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में, u आ गया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो आगे, ये डायग्राम मैंने बनाया है जस्ट बिफोर इम्पैक्ट का, ये डायग्राम हमारा है जस्ट बिफोर इम्पैक्ट, ठीक है। अब देखो जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट, कॉलिजन के तुरंत बाद जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट क्या होगा, जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट देखो ये बॉडी से आकर के यहां ये टक्कर हो चुकी। सबसे पहला काम टू ड्रॉ लाइन ऑफ इम्पैक्ट, सबसे पहला काम टू ड्रॉ लाइन। हाँ अभी सही आ रहा है वीडियो। चलो देखो बच्चा, यहां से अगर कहें जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट का ये डायग्राम, जस्ट बिफोर इम्पैक्ट का ये डायग्राम, सबसे पहले लाइन ऑफ इम्पैक्ट ड्रॉ करोगे। लाइन ऑफ इम्पैक्ट कैसे बनेगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट कैसे बनेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर देखो बच्चा, यह ऐसा बनेगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ कॉलिजन, यहां के लिए ऐसा बनेगा लाइन ऑफ कॉलिजन, ठीक है बच्चा। अब देख के बताओ, इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो वेलोसिटी है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के पैरेलल है या नहीं है, इसकी वेलोसिटी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में है या नहीं,
नहीं है ना बच्चा? और जब नहीं होगा तो क्या करोगे? कंपोनेंट करोगे। ठीक है बच्चा, कंपोनेंट करो। तो ये एंगल 37, तो ये भी हमारा एंगल हो जाएगा 37। तो इसका कंपोनेंट इस तरफ ये हो जाएगा u cos 37 और इधर हो जाएगा u sin 37। ठीक है बच्चा, u हमारा 10 है, तो ये हो गया 8 मीटर पर सेकेंड और ये हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चा, अब देखो कॉलिजन के बाद वेलोसिटीज एज्यूम करो। कैसे करोगे? इसकी वेलोसिटी ऐसे मान लो v नॉर्मल और ऐसे मान लो v टेंजेंशियल। ठीक है, यह v नॉर्मल और यह v टेंजेंशियल। ठीक है, अब चलो बोलो इस वाले बॉडी को देख के बताओ बेटा, ये वाला बॉडी जब जमीन पे पड़ा है तो क्या ये वर्टिकल मूव कर सकता है? क्या ये वर्टिकल मूव कर सकता है? नहीं ना बच्चा। क्या ये बॉडी ऐसे मूव कर सकता है? ऐसे मूव कर सकता है? नहीं ना बच्चा। अगर ये सरफेस फिक्स है तो फिर इसके पास मूव करने का एक ही रास्ता है, वो है हॉरिजॉन्टल। इसको मैंने मान लिया वेलोसिटी कैपिटल V, उसकी वेलोसिटी मैंने मानी है स्मॉल v और इसकी मानी है कैपिटल V। अब देखो ये अगर एंगल हमारा 37 डिग्री है तो ये एंगल हो जाएगा 53 डिग्री। ठीक है बच्चा, है ना? अब चलो देखो कॉन्सेप्ट क्या था। कॉन्सेप्ट बोलो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं करता। बोलो बेटा, स्पीड डू नॉट चेंज इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। टेंजेंशियल डायरेक्शन में चेंज नहीं करता है। तो बोलो बेटा टेंजेंशियल डायरेक्शन में पहले कितनी वेलोसिटी है? ये 6 और ये हमारा कितना है? vt। इसका मतलब क्या हुआ? vt इज इक्वल टू 6। vt इक्वल टू आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब एक पार्ट हमारा हो गया, एक पार्ट हमारा हो गया। आगे चलो, अब मैं लिख रहा हूं बेटा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बोलो बेटा कितना दिया हुआ था सवाल में? कैसा था कोलिजन? इज इक्वल टू 1 था ना, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो बोलो बच्चा इसको अप्लाई करेंगे किस डायरेक्शन में? किस डायरेक्शन में इसको अप्लाई किया जाता है? बोलो लाइन ऑफ कोलिजन। ठीक है बच्चा, तो लाइन ऑफ कोलिजन में v सेपरेशन दूर जाने की वेलोसिटी, तो इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट करना पड़ेगा। इस लाइन पे कितना होगा? v cos 53, v cos 53 माइनस ये हो गया vn डिवाइडेड बाय पास आने की वेलोसिटी कितनी? 8 मीटर पर सेकेंड। बोलो बच्चा, ठीक है, v cos 53 ये हो गया 3v बाई 5 माइनस vn इज इक्वल टू 8। सो 3v माइनस 5vn इक्वल टू 40। इक्वेशन नंबर 2। ये था इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ठीक है। अब चलो आगे देखो। अब देखो मोमेंटम कंजर्वेशन। बोलो बेटा मोमेंटम कंजर्वेशन किस डायरेक्शन में करना चाहिए? मोमेंटम कंजर्वेशन किस डायरेक्शन में करना चाहिए? बोलो क्या देखोगे? मोमेंटम कंजर्वेशन हमेशा उसी डायरेक्शन में कंजर्व करना जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स ना हो, है ना? एक्सटर्नल फोर्स खास करके कैसा? इंपल्सिव। जिस डायरेक्शन में इंपल्सिव फोर्स ना हो, किसके लिए? तो फॉर द सिस्टम। तो देख बच्चा इस पूरे सिस्टम की अगर तुम बात करेगा तो जब यहां टक्कर होगी तो यहां से भी इंपल्सिव फोर्स आएगा बेटा, है ना? यहां से इंपल्सिव फोर्स आएगा, लेकिन ये इंपल्सिव फोर्स इंटरनल फोर्स है, इसलिए ध्यान देने की जरूरत नहीं है बच्चा। ठीक है, अब देखो जब यहां टकराएगा बेटा तो इस वाले को इस टक्कर की वजह से, इस वाले बॉडी को इस टक्कर की वजह से उसको इंपल्स कैसा मिलेगा? सोचो, इस बॉडी को इस टक्कर की वजह से ऐसे इंपल्स मिलेगा बेटा, बोल मिलेगा जे ऑफ नॉर्मल, है ना? लेकिन बताओ क्या ये ऐसे मूव किया? क्या वो ऐसे मूव किया? नहीं किया, क्योंकि देखो बेटा इसका ये कंपोनेंट आएगा और ये कंपोनेंट आएगा। तो बोलो बेटा
ये वाला कंपोनेंट काम किया या नहीं किया? इस कंपोनेंट का असर आया कि नहीं आया? बोलो बेटा, आया। लेकिन बताओ इस कंपोनेंट का असर आया क्या? इस कंपोनेंट का असर आया? नहीं आया। इसका क्या मतलब है कि उसे किसी ने कैंसिल कर दिया, तो ये नीचे क्यों नहीं जा पाया? किसकी वजह से? ये बॉडी नीचे क्यों नहीं जा पाया? बोलो, ग्राउंड की वजह से। इसका मतलब ये ग्राउंड जो है ऐसे फोर्स लगाया, बोलो जे ग्राउंड, बोलो बच्चा, है ना, जे ग्राउंड फोर्स लगाया ऊपर, और इसी ने इसको कैंसिल कर दिया, इसलिए ये वर्टिकल मूव नहीं कर पाया। बोलो बेटा, बात समझ में आया? ठीक है। तो अब बताओ, ये जो हमारा फोर्स है, वो तो हमारा इंटरनल है, लेकिन ये तो हमारा एक्सटर्नल है ना बच्चा। तो एक्सटर्नल किधर आया? वर्टिकल में आया। एक्सटर्नल वर्टिकल में आया। तो हर बार क्या सोचना है बेटा? एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स से बच के निकलना है ना बेटा? एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स से बच के निकलना है। तो अगर वर्टिकल में आ रहा है तो कैसे बचोगे? किधर जाओगे? हॉरिजॉन्टल में। तो किधर करेंगे? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है। तो बताओ, कॉलिजन के पहले इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में थी? कॉलिजन के पहले 5 kg वाले की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में थी? वर्टिकल, है ना। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल में तो नहीं था ना, 0। बोलो, ठीक है। प्लस अब बोलो, इसका किधर था? ये तो रेस्ट में था, तो ये भी 0। दोनों की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 थी। वेलोसिटी थी भी तो वर्टिकल में थी, जो यूज में नहीं आएगा। अब चलो, इस वाले का मोमेंटम इधर की तरफ तो हो गया 10v प्लस, अब इसकी देख बेटा वेलोसिटी ये भी है और ये भी है ना। लेकिन हमें किधर इस्तेमाल में करना है? किधर करना है? हॉरिजॉन्टल। तो हमें करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो देखो बच्चा, ये अगर 37 एंगल है तो ये भी एंगल 37 होगा। जब ये 37 तो ये भी 37, तो ये हो जाएगा 53। तो इसका कंपोनेंट करो तो कहोगे इसका मास है 5 किलोग्राम, इधर कंपोनेंट करेंगे तो होगा Vn cos 53 होगा बेटा। ठीक है। और इसका क्या होगा इधर? ये होगा Vt cos 37, बोल बच्चा, होगा। ठीक है। और दोनों के कंपोनेंट का डायरेक्शन अपोजिट आएगा, इसलिए माइनस। ठीक है। तो क्या बना हमारा इक्वेशन? 0 इक्वल टू, सबका 5 कैंसिल कर दो तो 2v प्लस Vn इंटू 3/5 माइनस Vt की वैल्यू 6 इंटू 4/5। ठीक है। सबको 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो हो गया 10v प्लस 3Vn इज इक्वल टू 24, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। अब चलो इस वाले को और इस वाले को सॉल्व किया जाए। क्या करो? इक्वेशन नंबर 2 को देखो, ये बेटा है 5Vn, इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, और प्लस इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई करो 5 से, तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 50, ये होगा 59v इज इक्वल टू 40 इंटू 3, ये हो गया 120, 120 प्लस 24 इंटू 5, ये भी 120, तो ये हो गया 240। इसका मतलब कैपिटल V इक्वल टू 240 बाई 59 मीटर पर सेकेंड। बोलो बच्चा, लगभग 4 मीटर पर सेकेंड। अप्रोक्स कर लो इसको, अप्रोक्स हो गया बेटा ये 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब इसको पुट कर लो इक्वेशन नंबर 3 में। इन इक्वेशन नंबर 3 पुट करो तो निकल जाएगा हमारा Vn कितना हो जाएगा? देखो, ये होगा 10 इंटू 4, ये हो गया 40 और ये 24, तो होगा -16/3 मीटर पर सेकेंड। बोलो बच्चा, ये होगा -16/3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब अगर इसकी निकालनी है वेलोसिटी स्मॉल v, तो स्मॉल v कितना होगा? स्क्वायर रूट Vn स्क्वायर प्लस Vt स्क्वायर। आई बात समझ में?
दोनों की स्पीड निकल गई, नोट कर लो। जतिन बोलो। फास्ट जतिन। नो डाउट। सिद्धार्थ बोलो। सर इस क्वेश्चन में सर v नेगेटिव आ रहा है, तो सर इसका मतलब ये है सर vx नेगेटिव आ रहा है सर, इसका मतलब वी एन ऊपर की तरफ होगा, इसका मतलब सर ऊपर की साइड होगा। डायरेक्शन उल्टा कर दो उसका, नेगेटिव आया मतलब डायरेक्शन उल्टा कर दो। ओके सर। चिन्मय। हेलो सर, मैंने जो आपने ये VN लिया है नीचे की तरफ, मैंने ऊपर लेके क्वेश्चन बनाया कोई था। दिक्कत नहीं, तो आंसर पॉजिटिव हाँ, तो तुम्हारा आएगा। सर मेरा एक्चुअली में V की वैल्यू मेरी कुछ थोड़ी अलग आई थी, 59/328 आई थी मेरी। तो एक बार चेक सॉरी कर लो, कहीं ना 320 कहीं कुछ ना कुछ गलत होगा तुम्हारा। 328/59 आई थी। कैपिटल भी कितना आया था, बड़े वाले वेज हाँ की वेलोसिटी? ये सर कैपिटल V ही इतना आया था मेरा। तो चेक करो, या तो तुम्हारा गलत है कैलकुलेशन, या तो मेरा गलत गड़बड़ है कैलकुलेशन। ओके सर। हम दोनों में से किसी एक का गलत जरूर है, दोनों चेक कर लेना। जल्दी लिखो। डिस्कस नहीं होगा बेटा, आज आज पढ़ाऊंगा सिर्फ, डिस्कस नहीं होगा बच्चा आज। इरेज कर रहा हूं देखो। देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा, अच्छा एक पॉइंट नोट कर ले, एक नोट में एक पॉइंट लिख ले बच्चा, नोट में एक पॉइंट 2 डायमेंशन कोलिजन के लिए। देखो बेटा, इफ two bodies of same mass, if two bodies of same mass collide freely in 2D elastic collision, समझा रहे? 2D elastic collision, 2D elastic collision मतलब oblique collision, 2D elastic collision, ठीक है बच्चा? then after collision they move in perpendicular direction, समझा बच्चा? जब भी दो बॉडी, रुको, if two bodies, रुको एक मिनट रुक जाओ, if a body moving with some velocity collide freely in 2D elastic collision to another mass, two identical mass at rest, समझा बच्चा? क्या कहोगे? एक बॉडी है जो मूव करते हुए आया, ठीक है, और दूसरे बॉडी से टकराया, दूसरा बॉडी रेस्ट में होना चाहिए, दूसरा बॉडी कैसा होना चाहिए? रेस्ट में, और पहला वाला मूव करते हुए आया, तो जब इनके बीच में टक्कर होगी इन 2D elastic collision, है ना बेटा? ठीक है, two mass at rest, then after collision they move in perpendicular direction, दोनों की वेलोसिटी कैसी होगी? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। कैसे आया? ये भी मैथमेटिक्स है, क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, फाइनल वेलोसिटी परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है? तो स्टेटमेंट, दो फैक्ट,
वन डायमेंशन कोलिजन। हिडन कोलिजन में क्या कहा था? आइडेंटिकल मास, इलास्टिक कोलिजन, वेलोसिटी इंटरचेंज। आइडेंटिकल मास, इलास्टिक कोलिजन, वेलोसिटी इंटरचेंज। ठीक है। ऑब्लिक कोलिजन में क्या? आइडेंटिकल मास। ठीक है बच्चा, कैसा मास? आइडेंटिकल मास। एक मास रेस्ट में हो और दूसरा मूव करके आया। इलास्टिक कोलिजन में तो फाइनल वेलोसिटी दोनों की परपेंडिकुलर हो जाएगी, दोनों की वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। ये कुछ कुछ क्वेश्चन में काम आएगा डायरेक्टली। चलो नोट कर लो फटाफट। दो मास बराबर मास का टू डायमेंशन कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन। एक मास रेस्ट में हो, एक मास मूविंग हो, जब भी कोलिजन होगा दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर जाएगा। बट ध्यान रहे कोलाइड फ्रीली, इसका मतलब कहीं से कोई बंधन नहीं होना चाहिए। जल्दी लिखो। इरेज कर रहा हूं बच्चा। अब देखो हमारा अगला टॉपिक, अगला हमारा टॉपिक है वेरिएबल मास सिस्टम। यह है वेरिएबल मास सिस्टम, समझा? एक ऐसा सिस्टम जिसका मास लगातार वेरी कर रहा हो, है ना बेटा? इसका मतलब क्या है? तो कहोगे इसका मतलब है एक ऐसा सिस्टम ऑफ विच जिसका की मास इज कंटिन्यूअसली वायरिंग, है ना बेटा? जैसे कि मान लो एग्जांपल के लिए मैंने कहा रॉकेट प्रोपल्सन सिस्टम। एग्जांपल के लिए रॉकेट प्रोपल्सन सिस्टम, है ना बेटा? ऐसे बहुत सारे सिस्टम और भी हो सकते हैं। जैसे इमेजिन करो बेटा, एक पानी का टैंकर सड़क पे जा रहा है बेटा, है ना? लेकिन पीछे का नल की टोटी खुली हुई है, पीछे का नल जो है बेटा वो खुला हुआ है ना? लगातार पानी बाहर गिरता जाएगा और ट्रक आगे बढ़ता जाएगा बेटा। इस सिस्टम का क्या हो रहा है? मास लगातार वेरी कर रहा है बच्चा, है ना? ठीक है। या फिर रॉकेट प्रोपल्सन सिस्टम। रॉकेट में क्या होता है बेटा? रॉकेट तो स्पेस में होता है ना? तो सोचो उसकी स्पीड घटाने या बढ़ाने के लिए क्या कहीं से कोई एक्सटर्नल फोर्स मिल सकता है बेटा? सोचो तो, अगर रॉकेट स्पीड में स्पेस में मूव कर रहा है तो क्या उसको एक्सटर्नल फोर्स मिलना संभव है? नहीं ना बच्चा, एक्सटर्नल फोर्स मिलना संभव नहीं है ना? ठीक है। उसका हमारा क्या होगा? अपने मास को वेरी करके वो मोमेंटम गेन करेगा, है ना? बिल्कुल वैसे ही जैसे इमेजिन करो एक बैलून में हवा भर दो, बैलून को फूंक करके हवा भर दो, ऐसे पकड़ लो, बैलून को हवा भर के ऐसे पकड़ लो, ठीक है बच्चा, है ना? अब उस बैलून को छोड़ दो, बिना उसको बांधे हुए छोड़ दो, क्या देखते हो बेटा? बैलून भागता है ना एक तरफ से, सोचो। लेकिन क्या हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया? सोचो, बैलून में हवा भर के पकड़ लिया और बैलून को छोड़ दिया, तो बैलून जो भाग रहा है बेटा, क्या हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया? नहीं ना बेटा। हुआ क्या समझो कि बैलून का जो इलास्टिक प्रॉपर्टी था बेटा, इलास्टिक फोर्स की वजह से वो हवा को दबा रहा था, है ना? जब हमने उसका मुंह खोल दिया तो हवा बाहर फेंक दिया, तो बैलून ने हवा को बाहर की ओर धक्का दिया। बोलो बेटा, है ना? बैलून ने हवा को बाहर धक्का दिया, तो हवा ने बैलून को
आगे धक्का दिया। बोलो बेटा, एक्शन रिएक्शन फोर्स, समझा? बैलून ने हवा को पीछे पुश किया, है ना बेटा? तो हवा ने बैलून को आगे पुश किया और आगे हमारा बढ़ गया बेटा बैलून, है ना? बिल्कुल वह समझो रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम भी। रॉकेट जब स्पेस में मूव करेगा बेटा, है ना, तो उसके अंदर जो फ्यूल होता है ना बच्चा, फ्यूल, ये फ्यूल जब बर्न होगा, जलेगा, है ना, तो धुएं के फॉर्म में वो फ्यूल जब गैस से बाहर आएगा बहुत हाई स्पीड में, तो रॉकेट का इंजन क्या करेगा? उस धुएं को बाहर धकेलेगा, है ना बच्चा? तो धुआं उसको आगे धकेलेगा, एक्शन रिएक्शन फोर्स की वजह से वो आगे बढ़ेगा। ठीक है बच्चा? ये सिस्टम में क्या है? फ्यूल जलेगा तो लगातार उसका मास वेरी करते रहेगा बेटा, है ना? बात समझा बच्चा? ठीक है, चलो आगे देखो। ऐसे कोई सिस्टम की मुझे बात करनी है, ठीक? तो एज्यूम करते हैं कि मान लिया जाए बेटा मेरा एक सिस्टम, मान लो मेरा एक सिस्टम बेटा m मास का, मान लो एक सिस्टम बेटा m मास का। ये m मास जो है ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ v। अभी इसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा? v है। कब? t सेकेंड पे, है ना बच्चा? और इसके बगल में एक छोटा सा मास और है dm। dm क्या है? एक बहुत छोटा सा मास है ना बेटा? इसकी वेलोसिटी क्या है? u वेक्टर। इसकी वेलोसिटी है v वेक्टर और इसकी वेलोसिटी है u वेक्टर। ठीक है बच्चा? इस समय इस बॉडी पे ऐसे हमारा कोई एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है बेटा, एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है। ठीक है? अब क्या हुआ कि बहुत थोड़े से समय अंतराल में, यहां था t सेकेंड में बेटा, अब हो गया t प्लस dt सेकेंड, है ना? तो अब बताओ t प्लस dt सेकेंड में ये मास इससे कंबाइंड हो गया, ये मास इससे कंबाइंड हो गया और ये बन गया m प्लस dm। मास बन गया m प्लस dm, है ना बेटा? और लगातार ये फोर्स भी धकेलता रहा बेटा उसको, है ना? और इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? अब इसकी वेलोसिटी हो गई v प्लस dv, है ना बेटा? जो पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी? v थी, अब कितनी हो गई? v प्लस dv। तो बोल बच्चा इस केस में बताओ, इस केस में हम मोमेंटम कंजर्व करें या नहीं करें? जल्दी बोलो, मोमेंटम कंजर्व करें या नहीं? मोमेंटम कंजर्व होगा या नहीं होगा? नहीं होगा ना बच्चा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। बोलो बच्चा, है ना? तो क्या कहेंगे? मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, इसका मतलब तो ये हुआ कि मोमेंटम वेरी करेगा। बोलो बेटा, है ना? और मोमेंटम के वेरी करने का जिम्मेदार कौन? मोमेंटम के वेरी करने का जिम्मेदार कौन? एक्सटर्नल फोर्स, है ना बेटा? एक्सटर्नल फोर्स ही मोमेंटम के वेरी करने का जिम्मेदार है बेटा, है ना? तो क्या हुआ इसमें? मोमेंटम चेंज करेगा, है ना? तो हम लगाएंगे इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या लिखोगे? इंपल्स जे इज इक्वल टू डेल्टा पी। बोल बच्चा, इंपल्स इक्वल टू डेल्टा टी। इंपल्स क्या होता है पता है ना? फोर्स इनटू टाइम। कितना फोर्स है बेटा? एफ एक्सटर्नल, तो एफ एक्सटर्नल वेक्टर, है ना बेटा, इनटू कितने समय तक काम किया? कितने समय तक काम किया? बोलो जल्दी, कितने समय तक काम किया फोर्स? dt। तो फोर्स इनटू dt इज इक्वल टू मोमेंटम में चेंज, तो बाद में कितना मोमेंटम? तो कहेंगे m प्लस dm इनटू v वेक्टर प्लस dv वेक्टर माइनस पहले कितना मोमेंटम था? पहले कितना मोमेंटम था? m इंटू v वेक्टर प्लस dm इंटू u वेक्टर। बोलो बच्चा, ठीक है? समझा? अब देखो इसको एक्सपैंड करो, इसको एक्सपैंड करो तो क्या लिखोगे? m इंटू वी वेक्टर प्लस m इंटू dv वेक्टर प्लस dm इंटू v वेक्टर प्लस m इंटू v वेक्टर प्लस m dv वेक्टर प्लस dm इंटू v वेक्टर प्लस dm इंटू dv वेक्टर माइनस ऑफ m b वेक्टर माइनस dm इंटू u वेक्टर। बोलो बच्चा,
होगा, ठीक है। अब जो टर्म कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, कौन सा हुआ, एम बी और ये एम बी कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चा। अब देखो ये टर्म को देखो, ये क्या है, डीएम इंटू डीवी। डीएम क्या कहोगे, बहुत छोटा मास, और डीवी क्या, बहुत छोटे चेंज इन वेलोसिटी। ये भी हमारा बहुत छोटा है और ये भी हमारा बहुत छोटा है। जब ये दोनों ही बहुत छोटा होगा तो क्या होगा, ये वैल्यू बहुत कम हो जाएगा ना बच्चा, है ना, ये क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल, ये हो जाएगा नेग्लिजिबल, है ना बच्चा। तो उसको निकाल दो, छोड़ दो उसको, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल वेक्टर dt बराबर m dv वेक्टर प्लस dm इंटू v वेक्टर माइनस u वेक्टर। बोलो बच्चा, होगा, ठीक है। अब dt को डिवाइड करो तो क्या हो गया, f एक्सटर्नल वेक्टर इक्वल टू m dv वेक्टर बाई dt, है ना बेटा। अब यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस, ये हो गया dm अपॉन dt इंटू u माइनस v। बोल बेटा, उल्टा कर दिया, u माइनस v हो गया, ठीक है बच्चा, है ना। अब देखो ये हो गया हमारा m इंटू dv वेक्टर बाई dt, है ना बेटा, ठीक है, और माइनस dm बाई dt इंटू, इसको लिख दिया v रिलेटिव वेक्टर, इसको लिख दिया मैंने v रिलेटिव वेक्टर, ठीक है बच्चा, ठीक है। तो यहां क्या बन गया, F एक्सटर्नल फोर्स प्लस dm बाई dt इंटू v रिलेटिव वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू dv वेक्टर बाई dt। बोलो बेटा, ठीक है ना। यही हमारा क्या हो गया बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन। बोलो, dv अपॉन dt क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चा, लिख ले इसको, जल्दी नोट करें इसको, इसके बारे में बताऊंगा। और हर्ष बोलो। सर जैसे जो अभी आपने सर सेंटर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम सर पढ़ाया था सर अभी सेंटर ऑफ मास में ही, सर हाँ, उसमें सर बहुत प्रॉब्लम होती है सर, समझ नहीं आता है सर क्वेश्चन में क्या लगाए, सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगाए कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगाए, दो लगेगा सर बहुत कंफ्यूजन होता है सर। ज्यादातर सवालों में दो लगेगा, ये तुमको सर पता है ना। स्टार्ट, यस सर। वर्क एनर्जी थ्योरम तो हर केस में एप्लीकेबल होता है सर समझ नहीं पाते सर स्टार्ट किस चीज से करें। बेटा। पहले सिचुएशन समझो कि पहले क्या दिया हुआ है कंडीशन, ओके और सर, फाइनली क्या हो गया कंडीशन, है ना। ओके सर, क्या इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स है, अगर ए और बी को जुड़ा है स्प्रिंग से, अगर यस सर, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम यस सर, कंजर्व कर सकते हैं बच्चा। ओके सर। सर बात अभी समझा ना। यस सर, सर अभी एससी वर्मा लगा सकते हैं सर सेंटर ऑफ मास का। हाँ, लगा सकते हो। ओके सर, थैंक यू सर, बस इतना ही डाउट था सर। ओके, लक्ष्य बोलो। गुड इवनिंग सर। बोलो बेटा। सर वो बहुत पुराना, बहुत पहले से उठा हुआ था, अभी क्या का कोई कुछ, नहीं है। ओके चलो। अब्रदीप। सर मुझे वो एफ जे वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा पी सर, और उसके बाद जो लाइन है और उसके बाद वाला लाइन से समझ में नहीं आया। तीसरा, फर्स्ट हाँ लाइन में कोई तीसरा, दिक्कत नहीं, नहीं नहीं सेकंड लाइन में कोई दिक्कत, नहीं, थर्ड लाइन सर। थर्ड में दिक्कत है। हाँ हाँ इक्वल टू साइन वही सेम लिखा, देखो सर, वो इक्वल टू मतलब साइन यहाँ है ना बीच में, सर वो वहां मतलब नीचे लिखा इक्वल टू, और इस पूरे को एक्सपेंड कर दिया। सर मतलब वो जे से कैसे एफ एक्सटर्नल डॉट डी टी, वही वाला समझ जे क्या है, जे है इम्पल्स, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, और फोर्स इनटू टाइम। एक्सटर्नल फोर्स कौन सा लग रहा था, एफ
वो जो FXT कितने समय तक लगा है? DT। तो किम्पल्स कितना हुआ फिर? अच्छा हाँ हाँ हाँ, समझ आएगा। ठीक है अब? हाँ हाँ ओके। ये चैप्टर खत्म हो गया। क्या लिखा है बच्चा? कितनी बार लिखा है? इसको गिन नहीं सकता कोई, इतनी बार लिखा है। सिरसत। चलो इरेज कर रहा हूँ। हर्ष पूछ रहा है स्पेस में ऑक्सीजन नहीं होता तो फ्यूल कैसे बर्न होता है? बोलो तो बच्चों, तुम सबको भी यही लगता है क्या? तुम सबको लगता है ये क्या? ऑक्सीजन नहीं होगा तो फ्यूल बर्न नहीं होगा? हाँ, जहाँ ऑक्सीजन नहीं होगा बर्न नहीं होगा वहां। अरे तो बर्न जरूर होगा, कार्बन में कन्वर्ट होगा ना। फ्लेम नहीं पकड़ेगा, फायर नहीं पकड़ेगा, लेकिन बर्न जरूर होगा। इरेज कर रहा हूं, देखो इसको। अब देखो बच्चा, इस वाले में अब बोलो F बराबर एम ए। F बराबर एम ए जब पढ़ाया तुमको था मैंने, तो क्या कहा था मैंने? कहा था ये फॉर्मूले तुम्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते। कब इस्तेमाल नहीं कर सकते? जब मास वेरिएबल हो। याद आया? F इक्वल टू एम ए में कहा था मैंने इस्तेमाल तभी करना है बच्चा जब मास कांस्टेंट हो। यहाँ तो मास वेरिएबल है, इसलिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है ना बच्चा। दिख रहा तुमको? क्या F बराबर एम ए आया? नहीं आया ना बेटा। F के साथ ये टर्म ऐड हुआ तब जाके एम ए आया, है ना। इस पूरे टर्म में कौन क्या क्या टर्म है? तो बोलेगा इसमें हमारा v रिलेटिव क्या है? बोलो, ये है रिलेटिव वेलोसिटी। ये हमारा है रिलेटिव वेलोसिटी है। किसका? तो कहोगे ऑफ dm अपॉन dt, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू मेन मास। मेन मास कौन है? मेन मास कौन है? m। मेन मास हमारा कौन है? m। और dm बाई dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, है ना। इसका मतलब जब रॉकेट से गैस बाहर निकल रही है तो dm बाई dt क्या है? गैस है। इसका मतलब गैस की वेलोसिटी मेन मास, मतलब रॉकेट के रेस्पेक्ट में। ठीक है बच्चा? अब सोचो पानी का टैंकर वाला केस, जब पानी बाहर निकल रहा है, इसका मतलब पानी की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में? तो बोलेगा टैंकर के रेस्पेक्ट में। ठीक है बच्चा? अब देखो dm बाई dt ये क्या है? ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। मास के बदलने का रेट। अगर मास बढ़ेगा तो ये पॉजिटिव होगा, अगर मास घटेगा तो नेगेटिव होगा। ठीक है बच्चा? अगर मास बढ़ेगा तो पॉजिटिव लिखोगे और घटेगा तो नेगेटिव लिखोगे। ठीक है? तो देखो बेटा ये टर्म हो गया हमारा, है ना। अब समझो, इस बात बिल्कुल समझ में आ गई कि F इक्वल टू एम ए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि मास यहाँ वेरिएबल है ना बेटा। ये उतनी बड़ी बात तो है, लेकिन एक बात और भी बेटा है कि इतने दिनों से हम लोग तो बेटा F बराबर एम ए यूज करते आए ना। बोलो, इतनी दिनों तक तो लगे, इस बात के लगभग 2-2.5 महीने हो चुके हैं कि हम लगातार F बराबर एम ए करते आ रहे हैं बेटा। और इतना करते आ रहे हैं कि हमें F बराबर एम ए की अच्छी प्रैक्टिस हो गई है बच्चा, है ना। इसलिए हम अपनी उस आदत को छोड़ना नहीं चाहते, है ना बेटा। उस आदत को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए क्या किया हम लोगों ने कि इस वाले को भी एक फोर्स मान लिया, इस वाले को भी क्या मान लिया? फोर्स मान लिया। ठीक है बच्चा? तो क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। बोलो बेटा, हो जाएगा ना? फिर हो जाएगा ना। इस चीज की हमें अच्छी प्रैक्टिस है ना, तो इससे में काम करने में आसानी होगा, है ना। क्या कर लिया गया? dm बाई dt इंटू वी रिलेटिव, इसको नाम दे दिया गया क्या बेटा? इसको नाम दिया गया थ्रस्ट फोर्स। इसको एक नाम दे दिया गया
थ्रस्ट फोर्स, और लिखा मैंने क्या इसको FTH, है ना बेटा। तो अब इसको अगर यहां डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा बोलो, तो हो जाएगा F एक्सटर्नल वेक्टर प्लस F थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। बोलो बच्चा, अब ये इक्वेशन पहले ऐसा हो गया है ना, तो इस इक्वेशन को यूज करने में हमें अब आसानी होगी। ठीक है बच्चा, बात समझ में आ गई? ठीक है। अब बच्चे पूछ रहे हैं मेन मास क्या है, मेन मास क्या है, तो क्या क्या टैंकर के रेस्पेक्ट में, टैंकर के जब पानी बाहर निकल रहा था तो टैंकर हमारा मेन मास है। रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम में जब गैस बाहर निकल रही है तो मेन मास रॉकेट है। समझ में आई बात? फटाफट लिखो इसको। आयुष, वो तुम फोर्स जो पढ़े थे वो बायोन्सी फोर्स था, ये अलग फोर्स है। एम वेरिएबल होगा, सही बात, एम यहाँ वेरिएबल होगा। जल्दी लिखो। तो चलो बच्चा, आज के लिए इतना ही। होमवर्क होमवर्क इतना पहले दिया हुआ था, होमवर्क इतना पहले दिया हुआ था, ठीक है, उसी में ऐड कर लो। उसी में ऐड क्या करना है कि एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करना है, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करना है और एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चा, होमवर्क क्या है देखो, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट और एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 कंप्लीट। ठीक है बच्चा, है ना। लेकिन डिस्कस कल नहीं करेंगे, डिस्कस करेंगे मंडे को, डिस्कस करेंगे तुम्हारे टेस्ट के बाद। कल डिस्कस नहीं करेंगे, कल भी पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो कल चैप्टर खत्म हो जाएगा ये। बाय बच्चा।